सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, जिंदगी लगातार गतिशील है। कुछ समय पहले हम बचपन का आनंद ले रहे थे, हम छोटे थे। आज हम किशोर अवस्था में आ गए तो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अर्थात इस विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं। आगे चल के आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो आप अपने परिवार और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करोगे, और उसके बाद में जब जिंदगी आगे दौड़ लगाती है तो हम वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। और इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर जिस प्रकार से हमारे जीने का अंदाज बदलता है, कार्य करने के तरीके बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर और यहां तक कि हमारा चेहरा भी बदलता रहता है। याद करो, कई बार हम देखते हैं कि बचपन की जो तस्वीरें देखते हैं तो अपन कहते हैं कि हम ऐसे ही थे क्या, आज हमारा चेहरा कुछ अलग है। और आगे जब अपन और आगे जिंदगी में चलेंगे तो हमारा चेहरा कुछ अलग होगा। ये चेहरा भी एक जैसा नहीं होता, ये भी बदलता रहता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जी हां दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम भी शीशा अर्थात दर्पण है। और दर्पण में भी हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है समतल दर्पण। एक ऐसा टॉपिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, मैक्सिमम परीक्षाओं के अंदर यह दिया हुआ है। विशेष तौर पर यदि आने वाली परीक्षा की बात करें तो रीट के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरटेट 2011, आरटेट 2012-13 में से इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, और रीट 2018 जो इससे पहले जो रीट एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 12th क्लास के अंदर भी इसको दिया हुआ है, 10th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको निश्चित तौर पर यहां पर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा। और इस टॉपिक की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि डेली इसके सामने हम खड़े भी होते हैं। अपन नहा धो के सबसे पहले ढूंढते हैं कंघा कहां है, और कंघे के बाद में अपन देखते हैं और अपने आप को जिसमें देखते हैं उसमें अपना आप को निहारते भी हैं कि देखे सही लग रहे कि नहीं लग रहे, देखे बाल सही है कि नहीं है। वो दर्पण जिसके सामने कम से कम एक बार तो अपन नहा धो के सामने जाते हैं, कई बार तो दिन में अपन उसके सामने जा के अपन अपने आप को निहारते रहते हैं। तो कम से कम उसके बारे में पता तो रहे कि तेरे अंदर क्या क्या खूबी है, और जो तेरी खूबी है वही प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। और दोस्तों, इस दर्पण के अंदर एक विशेष बात और है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप किसी आईने के सामने खड़े हो जाइएगा, और उस आईने के सामने खड़े होने पर आपको जो दिखाई देगा वही वो इंसान है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। और आप कहोगे गुरुजी, आईने के सामने खड़े होने पर तो हम ही खुद ही दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी के अंदर खुद ही इंसान वो होता है जो अपने आप अपनी जिंदगी को बदल देता है। इसलिए जिंदगी के अंदर क्या बदलाव चाहते हो, जिंदगी को कितना बेहतर करना चाहते हो, उसके लिए पूरी तरह से यदि कोई सक्षम है तो वो स्वयं होता है। और दोस्तों, ये जो टॉपिक समतल दर्पण आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। अतः अंत तक आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, और वीडियो को पूरा देखें। मैं हर वीडियो में इसको शुरुआत में इस लाइन को जरूर बोलता हूं। कारण क्या है कि जब पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज जो उसमें होनी चाहिए नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि फिर अधूरेपन से लाभ की आशा भी न करें। भले ही बात थोड़ी सी लगने में कठोर लग रही है, लेकिन आशा न करें। आपको जो कहा जा रहा है पर पूरी तरह से गौर करें, निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आपके सामने होंगे। दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है देखिएगा। तो आपने देखा होगा कभी दर्पण कई बार जब खराब हो जाते हैं, या अपन जो मान लीजिएगा कि कोई दर्पण टूट जाता है, फेंकते हैं, तो आपने देखा होगा उसके पीछे पॉलिश होती है। और पॉलिश करने का तात्पर्य होता है कि जैसे ही
उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो टकरा के वापिस आ जाता है। तो पहली बात तो कोई सा ही दर्पण हो, दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाश के परावर्तन, तो कहावत है कि दर्पण तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और लेंस जो होते हैं ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपके जो चश्मा होता है नहीं होता, अब चश्मा जो है ये लेंस है, ये कोई दर्पण है क्या? दर्पण तो होता है जिसमें एक तरफ से पॉलिश होती है, ये तो लेंस है, इसमें तो अपवर्तन होगा, प्रकाश की किरण मुड़ेगी। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर लेंस कार्य करते हैं और दर्पण जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दर्पण में आपने देखा होगा कि पीछे पॉलिश होती है और ये जो पॉलिश है, अच्छा दर्पण तो वो होता है कि अपन चांदी की पॉलिश करें, रजत पॉलिश। लेकिन चूंकि चांदी महंगी है तो रजत पॉलिश न करके पारे की कलई भी कर देते हैं और पॉलिश हटे नहीं, इसके लिए उसके बाद में रेड ऑक्साइड का लेपन भी कर देते हैं। तो मैं पहली बात यहां पर लिख रहा हूं, उच्च पॉलिश की हुई, उच्च पॉलिश की हुई परावर्तक सतह को, समतल परावर्तक सतह, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, उच्च पॉलिश की हुई समतल परावर्तक सतह को, समतल परावर्तक सतह को समतल दर्पण कहते हैं। मिरर, समतल दर्पण, जिसको हम शीशा कह देते हैं, आईना कह देते हैं, को समतल दर्पण कहते हैं। उच्च पॉलिश की हुई समतल परावर्तक सतह को समतल दर्पण कहते हैं। तो आपने देखा होगा दर्पण में एक तरफ अपने पॉलिश कर देते हैं और उसके सामने फिर इधर तरफ अपने खड़े होते हैं। ये जो पॉलिश मैंने आपको बताई कि जो पॉलिश है, ये पॉलिश अच्छी तो क्या है कि रजत पॉलिश करें, चांदी की पॉलिश करें। रजत पॉलिश नहीं है तो मैंने आपको बताया था पारे की कलई भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पारे की कलई। अच्छे तरीके तो ये है। और इसकी सुरक्षा के लिए कि पॉलिश हटे नहीं, तो सुरक्षा के लिए यहां लिखूं मैं, पॉलिश की सुरक्षा के लिए, पॉलिश की सुरक्षा के लिए रेड ऑक्साइड का लेपन करते हैं। रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड का लेपन करते हैं। ये यहां पर दर्पण के बारे में, दर्पण क्या, तो यहां पर मैंने बताया था उच्च पॉलिश की हुई समतल परावर्तक सतह को समतल दर्पण कहते हैं। पॉलिश जो है वो रजत पॉलिश या पारे की कलई की करते हैं और पॉलिश की सुरक्षा के लिए रेड ऑक्साइड का अपन क्या कर देते हैं? लेपन करते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो दर्पण है ये हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई सा ही दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, और लेंस हमेशा अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जल्दी से एक बार इसको उतारिएगा, आगे मैं इसको बताऊं। अच्छा, मिटा रहा हूं मैं इसको। ये जो समतल दर्पण है, दर्पण वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सबसे पहला दर्पण समतल दर्पण ही पढ़ा रहा हूं। और रीट के अंदर समतल दर्पण ही याद रखिएगा, रीट में आपके समतल दर्पण ही दिया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा की बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको पहले पढ़ा दिया और आज वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ गए, और चूंकि उनका विशेष आग्रह था और ज्ञान है ये तो बांटने पर बढ़ता भी है, और ये 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ये सभी तरह से विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद टॉपिक है और इनके आग्रह पर इस टॉपिक को अपन यहां पर लिया है। अच्छा, ये जो समतल दर्पण है, तो दर्पण में आपको कह रहा था कि दर्पण कोई समतल दर्पण ही नहीं होता, दर्पण आपके समतल दर्पण भी होता है जो आज अपन पढ़ रहे हैं। एक होता है गोली, एक गोलीय दर्पण। दर्पण परवलयाकार भी होते हैं, परवलयाकार दर्पण भी होते हैं, परवलयाकार दर्पण। जनरली आपके यहां तक अप टू 12th, क्योंकि ये टॉपिक 10th में है या फिर 12th में है, 11th के अंदर नहीं है, और आपके 10th से नीट परीक्षा के अंदर इसको लिया गया है। तो यहां पर ये दो तरह के दर्पण होते हैं, समतल और गोलीय। आपके केवल समतल ही याद रखिएगा, रीट वाले बच्चों के लिए केवल यही है। गोलीय दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक तो कौन सा दर्पण है, कभी सुना होगा, अवतल दर्पण, और एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो दो दर्पण जो होते हैं, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक गोलीय दर्पण से के अंदर आते हैं, गोलों से बनाते हैं इनको, इसलिए इनका नाम गोलीय दर्पण है। परवलयाकार दर्पण बहुत ही कम पढ़ा जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात है कि दर्पण में अपन केवल समतल दर्पण पढ़ रहे हैं। अब यहां पर बात आती है समतल दर्पण की विशेषताएं। अगली बात है समतल दर्पण की विशेषता। ये वही दर्पण है जिसके अंदर हम हमारा चेहरा देखते हैं, इसलिए इसको लुकिंग ग्लास भी बोलते हैं, चेहरा देखने वाला। समतल दर्पण की विशेषता, तो समतल दर्पण की जो विशेषता है, आप सभी जानते हो बच्चों
इसकी विशेषता यदि अपन बात करें, जैसे समतल दर्पण है, यहां पर ये कोई वस्तु है, अर्थात यहां पर हम खड़े हो गए और ये समतल दर्पण है, मतलब यहां पर क्या है, ये पॉलिश की हुई है। इधर मैंने ये क्या कर दी, इसकी पॉलिश। तो पॉलिश के विपरीत इधर तरफ ये क्या है, परावर्तक सतह है। ये क्या है, परावर्तक सतह है। और यहां पर ये आपके प्रकाश की किरण टकरा के इधर गई, प्रकाश की किरण टकरा के इधर गई, और यहां से एक प्रकाश की किरण यूं आके यूं गई। ये आप खड़े हो या कोई वस्तु है, तो वस्तु से प्रकाश की किरण आई और टकरा के इधर गई। इनको देखो पीछे की ओर यदि अपन बढ़ाएं, आप देखिएगा, इनको यदि अपन पीछे की ओर बढ़ाएं, एकदम यूं सीधा लें इनको यूं, तो देखो ये और ये यहां पर आके मिलती है दोनों दोनों। तो यहां पर देखो बिल्कुल जितनी दूरी पर ये था उतनी दूरी पर ही हमको हमारा प्रतिबिंब बढ़ गया। जितनी दूरी पर हम खड़े थे उतनी दूरी पर ही हमारे प्रतिबिंब बढ़ गया। प्रतिबिंब को ही हम इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब को ही हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज इमेज नहीं होता कि तेरी तो जिंदगी के अंदर क्या इमेज है। इमेज का मतलब क्या है कि यार मेरे तो बहुत ज्यादा इमेज है। इमेज का मतलब आप वहां पर नहीं हो लेकिन फिर भी आपकी बात हो रही है, इमेज ही तो है। अर्थात यहां आप नहीं हो इस जगह। कोई ये नहीं है कि इस दर्पण के अंदर कोई आपका जैसा कोई आदमी खड़ा हो गया, वो केवल आपको एहसासित हो रहा, इमेज है वो, आप तो यहीं पर हो। और यहां है वस्तु, वस्तु को बोलते हैं बिंब, और जो दर्पण के अंदर दिखाई देता है वो कहलाता है प्रतिबिंब। तो यहां मैंने बताया था, तो देखो जितनी दूरी पर हम खड़े हुए उतनी दूरी पर हमको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई देता है। आप देखो दर्पण में जितने बड़े हम होते हैं उतना ही बड़ा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। हम सीधे तो हमारा प्रतिबिंब भी सीधा। तो सीधा होता है, बराबर का होता है, जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं उतनी दूरी पर दिखाई देते हैं। सब विशेषताओं में लिखूंगा मैं। और हमारा बायां हाथ, लेकिन एक चीज है, पार्श्व विलोम होता है, बायां हाथ दाईं तरफ और दायां हाथ बाईं तरफ। इसलिए कहते हैं कि आईना कब किसी को सच बता पाया है, आईना कब किसी को सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आता है। ये हाथ इधर नजर आता है। इसलिए आईने के बारे में कहा गया है, ये कहावत है कि आईना कब किसी को सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आता है। उसमें तो बाईं तरफ नजर आता है, दर्पण के लिए तो बाईं हो जाता है वो। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे वस्तु जो है, अर्थात बिंब, वस्तु का मतलब बिंब, और ये दर्पण के अंदर दिखाई देता है, उसका नाम क्या है बच्चों, प्रतिबिंब। तो यहां पर एक बार इसको देख लीजिएगा, बिंब और प्रतिबिंब देख लिया होगा आपने, ये जल्दी से एक बार इसको उतार लीजिएगा ताकि मैं जगह करूं। तो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, तो मैं दर्पण में यही लिख रहा हूं, समतल दर्पण में। तो क्या क्या विशेषताएं अपन ने देखी इस डायग्राम से। यदि इस डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में क्या क्या विशेषताएं, वही विशेषताएं यहां पर लिख रहे हैं। तो दर्पण की विशेषताएं, नंबर 1, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या अंग्रेजी में अगर बोलो रहे, बनने वाला प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर का, वस्तु या बिंब के बराबर का। जितने बड़े अपन आते हैं, यदि हम 5 फुट के हैं तो दर्पण में 5 फुट के नजर आएंगे। ये नहीं है कि गुरुजी 5 फुट के तो 2.5 फुट के नजर आ जाए या 8 फुट के नजर आ जाए। ये छोटे बड़े काम ये करते हैं गोलीय दर्पण, जिसमें अपन को यदि कोई आपको अपन से छोटा देखना है या आपसे अपन को बड़ा देखना है तो ये काम करते हैं गोलीय दर्पण। इन दोनों के अलग अलग काम है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन याद रखिएगा समतल दर्पण में तो जितना है उतना ही बड़ा दिखाई देगा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर, पार्श्व विलोम। पार्श्व विलोम का मतलब बायां हाथ दाईं तरफ और दायां हाथ बाईं तरफ, पार्श्व विलोम। एवं पार्श्व विलोम दिखाई देता है, दिखाई बनने वाला प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर एवं पार्श्व विलोम होता है, एवं पार्श्व विलोम होता है। अच्छा, अगली बात को, दूसरी विशेषता को मैं अलग से लिख देता हूं। समतल दर्पण में तो याद रखना क्वेश्चन बन गया कि समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, उल्टा नहीं होता, सीधा वस्तु के बराबर, छोटा बड़ा नहीं होता, वस्तु के बराबर। और कैसा होता है, पार्श्व विलोम। पार्श्व विलोम का मतलब ये हाथ दर्पण में उधर की तरफ चल जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला था कि आईना कब किसी को सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। अच्छा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर
वस्तु दर्पण से होती है, वस्तु दर्पण से होती है। मतलब जितनी दूरी पर, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से होती है। मतलब ये जैसे समतल दर्पण है, ठीक है, ये पॉलिश ट्यूब, और आप यहां पर खड़े हो, ये यहां पर अपन खड़े हो गए, हम खड़े कितने फुट पर, 4 फुट पर, एफ का मतलब फुट। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी बताओ दर्पण से कितनी दूरी पर दिखाई देगा, 4 फुट दूरी पर। तो ये तो लिखा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब दर्पण से जो दूरी होगी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर ही बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी होती है, दर्पण से होती है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है उतनी दूरी पर ही हमारा हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये इसकी विशेषता है। जल्दी से उतारो एक बार इसको, तेज गति से उतारिएगा। तो याद रखें समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी दूरी के बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। अगली बात बिठा रहा हूं मैं इसको, समतल दर्पण, समतल दर्पण है। अच्छा बताओ प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी कैसे बनता है, देखो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हल्का सा मैं बोध करा दूं आपको। जो पर्दे होते हैं ना, पर्दे, पर्दे पर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो होते हैं वास्तविक, और पर्दे के अलावा यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या है, आभासी। अभी आपने देखा डायग्राम में ऐसे डॉट 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 करके मिलाया, तो जब किरणों को ऐसे डॉट डॉट करके मिलाते हैं ना तो वो है आभासी प्रतिबिंब। और आप ऐसे भी सोचो, दर्पण के सामने जब अपन खड़े होते हैं तो अपन इतनी अंदर दिखाई देते हैं, जैसे दर्पण से 5 फीट दूरी पर हूं तो अपन 5 फीट दूरी पर दिखाई देंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि इतनी दूरी पर कोई दर्पण है, दर्पण तो यही था, और इतनी दूरी पर कोई पर्दा है, पर्दा थोड़ी है, केवल आपको आभास हो रहा है। दर्पण जैसे किसी दीवार पे लगा हुआ है और मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं इस दीवार से 5 फुट पर, तो अपन यहां पर 5 फुट अंदर दिखाई देंगे दर्पण से, 5 फुट उतना ही पीछे दिखाई देंगे। अब दर्पण तो दीवार पे लगा हुआ है, ये थोड़ी उतने पीछे कोई पर्दा है वहां पर, केवल हमको क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो याद रखें समतल दर्पण, और अभी इसका डायग्राम भी बताया था, किरणों को डॉट डॉट करके मिलाया था ऐसे पीछे की ओर। तो जहां पर ऐसे किरणों को मिलाते हैं, या यो कह दीजिए जहां पर पर्दा नहीं होता, केवल आभास होता है, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसकी तीसरी विशेषता मैं बता रहा हूं, समतल दर्पण में बनने वाला, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब भासी, 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 बासी नहीं है, ये वो रोटी नहीं है जो बूस गई बासी, बदबू आ गई बास की, आभासी। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता, आभासी। अच्छा अगली बात, जब समतल दर्पण को, जब समतल दर्पण को, जब समतल दर्पण को, जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण, यदि कोई जैसे समतल दर्पण है आपके हाथ में और एक इधर से कोई किरण आई, उस टाइम में आपने उसको थीटा कोण से घुमा दिया, यदि कोई प्रकाश की किरण आई समतल दर्पण पे, लेकिन टकराती आपने उसको कितने कोण से घुमा दिया, थीटा कोण से, तो जो परावर्तित किरण है ना वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। याद रखना, ये डेरिवेशन है, ये निकलता है उससे, रिजल्ट है, ये समतल दर्पण की विशेषता है। ये जब समतल दर्पण थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है, से घूम जाती है। और ये आपके सवाल आरटेट 2011 के अंदर पूछा था, यही क्वेश्चन आया था, ये थीटा कोण से घुमाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है। जल्दी से उतारे एक बार, जल्दी उतारे। तो जब समतल दर्पण थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, मैंने बताया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपकी इस परीक्षा को लेगी, विशेष तौर पे रीट एग्जाम की बोलूं मैं, तो उसके अंदर आरटेट 2011, पहले रीट की जगह टेट होती थी, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये। यदि आप प्रकाश किरण के लिए दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 थीटा होगा। जल्दी उतारे भाई, जल्दी से कर। अच्छा अगली बात, अगली विशेषता राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, सर्दी है,
स्याही जो है ये चिपक जाती है। जानते भी हो कि गर्म चीज जो होती है, क्यों स्याही भी ठंडी है, सब ठंडे हो रहे हैं, ठंड पड़ रही है तो सब चीज ठंडी। और गर्म चीज जो होती है ना, गर्म ताती, ताती गर्म, गर्म का पृष्ठ तनाव कम होता है, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव में कमी आती है। और ठंडी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है तो जल्दी से चिपकती है ये चीज है। आसंजक ज्यादा है इसका, स्याही का बोर्ड से ज्यादा ही आसंजक है, ज्यादा ही लगाव है इसका, चिपकती है। हाथ दुख है मिटाते मिटाते, हाथ में दर्द हो है, लेकिन दर्द को भी सहन करेंगे बच्चों की भलाई के लिए। तो आपकी सफलता ही मेरा एक गर्व होगा। और बच्चों की लगातार सफलताओं के संदेश मुझको लगता है कि वास्तविकता के अंदर अब हम सही दिशा के अंदर चल रहे हैं। और आपकी सफलता जो है ये जिस पल खबर आती है एक बहुत बड़ा गौरवान्वित एहसास कराती है। अगली जो बात मैं बता हूं समतल दर्पण के बारे में, तो समतल दर्पण, उसमें अगली बात समतल दर्पण नंबर 4, तीसरी चौथी जो भी है आप नंबर देख लेना, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको पूरा आपका ऊपर से नीचे तक टॉप टू हेड, मतलब ऊपर से लेकर यहां से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा शरीर देखना है, तो पूरा शरीर देखने के लिए आपको जो समतल दर्पण लाना पड़ेगा वो आपकी कुल ऊंचाई का आधा होना चाहिए। निकला हुआ है ये डेरिवेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 फुट के हो तो आप 3 फुट का लिया हो, 3 फुट का ला के उसको टांग दो और टांग के अपने आप को सेट कर लो। सेट का मतलब थोड़ा सा यूं अपने आगे पीछे हो जाओ, पूरे दिखाई दोगे। लेकिन यदि आप 3 फुट का नहीं लाते ना भाई, आप 6 फुट के तो आधा लिया है, 3 फुट का दर्पण लाके और आप अपने आप को सेट कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, पूरे दिखाई दे जाओगे। लेकिन कोई कहे गुरुजी मुझको 3 फुट का नहीं मिला, मुझको तो 2.5 फुट का मिला, तो 2.5 फुट का मिला तो उसके बाद में टांग के आगे सेट भी करोगे ना तो कभी तो ऊपर का साफ होगा, कभी नीचे का साफ होगा। मतलब या तो ऊपर का नहीं दिखाई देगा या फिर नीचे का नहीं दिखाई देगा हिस्सा आपका शरीर का। आप चाहते हो गुरुजी पूरा ही दिखाई दे, पूरा ही दिखाई दे, तो टोटल जो लंबाई है आपकी उसका आधा लियाना, टांग देना, दर्पण को तो टांगेंगे ही, कहीं पर रख देना है, टांग देना और अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लेना, पूरा आप दिखाई दोगे। तो यहां पर लिख रहा हूं, व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, न्यूनतम देखने के लिए न्यूनतम समतल दर्पण की ऊंचाई, न्यूनतम समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, कम से कम, बड़ा तो कितना ही बड़ा लिया हो, मैं खूब दिखोगे आप उसमें। आप 6 फुट के 12 फुट के लगा तो बढ़िया दिख जाओगे, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेट भी करने जब नहीं खड़े हो जाओ। लेकिन कम से कम कितना लेके आए कि अपन पूरा दिखाई दे, कम से कम, और फिर थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो पूरा का पूरा। तो यहां पर कह रहा है व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कुल लंबाई की आधी, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कुल लंबाई की आधी होनी चाहिए। किसकी कुल लंबाई की? व्यक्ति की कुल लंबाई की आधी होनी चाहिए। यहां लिख दूं मैं व्यक्ति की कुल लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, कम से कम ऊंचाई व्यक्ति की कुल लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। ये रीट 2018 की यदि बात करें तो यही क्वेश्चन आया था, रीट 2018। इसमें न्यूमेरिकल ऐसे आ जाता है कि यदि एक व्यक्ति की लंबाई फॉर एग्जांपल 1.8 मीटर है, मीटर में बोल रहा हूं, फुट नहीं बोल रहा हूं, 1.8 मीटर है, मतलब 2 मीटर से थोड़ा सा कम, तो वह कम से कम कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण लाए कि वह पूरा दिखाई दे उसके सामने खड़ा होने पर? तो कम से कम कितनी ऊंचाई का लेके आएगा? तो आपको पता है कि कुल ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई है और आपको कम से कम कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण लाना है, इसका आधा, तो आधा कर दिया तो ये आएगा 0.9 मीटर। ऐसी कोई भी संख्या दे, आपको दर्पण की ऊंचाई पूछे, न्यूनतम ऊंचाई मिनिमम, तो आप अपनी लंबाई का क्या कर देना? आधा कर देना। तो लिखा है व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की कुल लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जल्दी से उतारें, कुल लंबाई की आधी होनी चाहिए, जल्दी करें। अच्छा, अगली बात, तो देखो क्वेश्चन कितने सिंपल आते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं।
मैं आपको लगातार क्वेश्चंस भी बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। अभी कोई कड़ला थोड़ी आया था सवाल भी 2018 में, लेकिन कई तो इसमें भी ऊंग गए, ऊंघिए, कई तो इनमें भी ऊंघिए, क्योंकि कभी देखा ही नहीं। अब देखा ही नहीं तो ऊंघिए, ऊंघिए, चक्कर खाजिए, परीक्षा में चक्कर खाजिए। अच्छा, अगली बात यहां पर समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति, चौथी पांचवी छठी जो भी बात है, अब नंबर देख लेना। दर्पण में अपन यदि दर्पण की ओर वी चाल से दौड़ते हैं, जैसे कोई दर्पण लगा हो उसकी तरफ दौड़ रहे हैं वी चाल से, तो प्रतिबिंब जो है वो भी वी चाल से आएगा, जैसे अपन दौड़ रहे हैं वो भी आएगा। तो आपके सापेक्ष चाल क्या होगी? कभी गणित में पढ़ा, एक इधर से वी चाल से, एक इधर से वी चाल से, सापेक्ष चाल। विपरीत दिशा में यदि कोई दो वाहन आते हैं, याद करो गणित पढ़ रहे होंगे, तो बताओ सापेक्ष चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो आपको प्रतिबिंब जो है दुगनी चाल से नजर आएगा, सापेक्ष चाल बोल रहा हूं। तो अगली बात यहां पर कर रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर वी चाल से दौड़ता है, तो वी चाल से दौड़ता है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर वी चाल से दौड़ता है या चलता है, तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब, तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से चलता हुआ या दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, चलता हुआ प्रतीत होगा, या यूं कह दीजिए जो उसकी सापेक्ष चाल होगी प्रतीत होगा, या यूं कह दीजिए सापेक्ष चाल जो होगी वो कितनी होगी? 2v होगी, क्योंकि एक v और v और v और v कितनी हो जाएगी? बोलो 2v हो जाएगी। तो याद रखना ये कि जब समतल दर्पण की ओर यदि अपन जा रहे हैं u चाल से, तो प्रतिबिंब 2v चाल से आपको गति करता हुआ नजर आएगा, या उसकी सापेक्ष चाल पूछे तो। अच्छा, उतार लो जल्दी से, जगह करूं मैं। अगली बात देखो, यहां पर यदि कोई दीवार है, अगली विशेषता, पांचवी छठी विशेषता जो भी चल रही है, छठी नंबर की डाल दूं, ये सब बातें हैं समतल दर्पण की। बाजार की किताबों में क्या है कि चूंकि अभी बोर्ड एनसीईआरटी को रेफर करते नहीं है, ये पब्लिशर होते हैं, मन में आए जो किताबें हैं। अब सरकारी किताबें मैं इसलिए कहता हूं कि महत्वपूर्ण है, इनमें सब कुछ अच्छा सा होता है और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, दो चार चीजें लिखते हैं, बस हो गया दर्पण। ऐसे कई जो वीडियो आप देख भी रहे हो, छोटे छोटे से, अब बच्चे क्या राजी होते हैं छोटे वीडियो को देख के, वो सोचते हैं यार वीडियो को पहले देखते हैं वीडियो तेरी लंबाई कितनी है। अब वीडियो लंबाई है कि यार तो 4 मिनट का, तो यार बढ़िया था, 4 मिनट में समतल दर्पण हो जाए। अरे 4 मिनट में समतल दर्पण मास्टर कैसे पढ़ा देगा भाई? वो तो 4 मिनट में कोई 4 बात बता के भाग जाएगा, 4 मिनट में 4 बात ही होगी, टाइम तो उतना ही है। तो वीडियो इसलिए क्या है कि थोड़े से लंबे है, तो लंबे है तो उसमें बात भी लंबी है, और लंबी बात है तो आपको पूरी नॉलेज भी मिल रही है। तो अगली बात इसलिए आप क्या है कि वीडियो की लेंथ जो है उसको पूरा देखें, छोटे छोटे वीडियो में नहीं कि हमने छोटा सा वीडियो देख लिया राजी हो गए, उन वीडियो से बचें जो वीडियो की लंबाई जिनमें छोटी है। पूरा वीडियो आपको पूरी नॉलेज के लिए पूरी लेंथ वाला वीडियो चाहिए, और इसलिए अपने पढ़ाने में इन वीडियो की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है, कारण भी है। मैं भी इतने अपने आप को यहाँ पर स्थापित आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं। अच्छा, अगली बात यहां पर यह है, यदि आप खड़े हो और कोई दीवार आपको पूरी दर्पण में देखनी है, सामने कोई दर्पण है, जैसे ये कोई दर्पण है, ठीक है, और ये कोई दीवार है, यहां पर आप खड़े हो और आप चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा इस दीवार को इस दर्पण में देख लूं, तो उसके लिए ये भी एक बात है, उसके लिए जो आपकी दर्पण की ऊंचाई है ना न्यूनतम, वो टोटल जो दीवार है उसकी तिहाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये दीवार h ऊंचाई की है, तो बताओ न्यूनतम दर्पण की ऊंचाई कम से कम, बड़ा तो कितना ही बड़ा लगा दो, न्यूनतम जो दर्पण की ऊंचाई है वो हो जानी चाहिए दीवार की आधी, बोल रहा हूं h/3। और इसमें ये भी कंडीशन है, फिर आपको बिल्कुल बीच में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक डेरिवेटिव फॉर्म से निकला हुआ रिजल्ट है कि यदि व्यक्ति के पीछे की पूरी दीवार को दर्पण में देखना चाहे, तो ऐसी स्थिति में दीवार की कुल ऊंचाई की तिहाई ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, और व्यक्ति को दीवार और दर्पण के बिल्कुल मिडल अर्थात बीच में खड़ा होना चाहिए। यहां पर इससे पहले मैंने बताया था यदि हम टोटल है और हमको पूरा देखना है, तो हमको जो दर्पण है उसकी ऊंचाई हमारी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि ये दीवार, इस पूरी दीवार को ये दर्पण में देखना चाहे
तो ऐसी स्थिति में इस पूरी दीवार को दर्पण में देखें तो दर्पण की न्यूनतम जो ऊंचाई है, कम से कम जो ऊंचाई, मिनिमम हाइट जो होती है, ये बताओ दीवार की कितनी होनी चाहिए, h/3। और हमको दीवार और दर्पण के कहां खड़ा होना चाहिए, मध्य में खड़ा होना चाहिए। मध्य का मतलब बीच में। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं, यदि एक व्यक्ति कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे दर्पण में देखना चाहे, तो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए और व्यक्ति को कहां खड़ा होना चाहिए, बीच में। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दूं, यदि कोई व्यक्ति अपने पीछे की दीवार को, अपने पीछे, इसके पीछे, ये पीठ के पीछे, इसके पीछे की दीवार को, ये सामने क्या लग रहा है दर्पण, पीछे की दीवार को सामने लगे दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई दीवार की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, तिहाई, 3 का भाग, तिहाई, चौथाई, 4 का भाग, तिहाई होनी चाहिए एवं व्यक्ति को मध्य में खड़ा होना चाहिए। मध्य किसके मध्य में, दीवार और दर्पण के मध्य में खड़ा होना चाहिए। यदि नीचे कट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं बोल भी रहा हूं मध्य में खड़ा होना चाहिए। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति अपने पीछे की दीवार के सामने लगे दर्पण में देखना चाहे, यदि कोई व्यक्ति अपने पीछे की दीवार को सामने लगे दर्पण में देखना चाहे, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई दीवार की ऊंचाई की तिहाई होनी चाहिए एवं व्यक्ति को मध्य में खड़ा होना चाहिए। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, मध्य में खड़ा होना चाहिए। जल्दी से उतार लो इसको। अच्छा, अब आगे देखो। तो ये समतल दर्पण की मैंने आपको विशेषताएं बताई, उसमें कुछ विशेषताएं इसकी और है, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछी गई है। तो आगे जो विशेषता है, अब नाम इसका समतल, कई बार नहीं होते क्या गांव के अंदर कहते हैं ये आदमी बहुत ही ज्यादा सिंपल, अब बोलना तो चाहिए सिंपल, लेकिन गांव में कहते हैं सिंपल, एकदम सिंपल है ये, तो क्योंकि होता हुआ सिंपल शब्द है लेकिन उसको सिंपल करते हैं। सिंपल का मतलब बिल्कुल सीधा सा है ये। तो ऐसे ही ये भी समतल है, बिल्कुल एकदम प्लेन पार्टिया साफ, एकदम प्लेन पार्टिया साफ। तो बताओ, जब ये है ही प्लेन, तो इसके अंदर कोई वक्रता त्रिज्या होगी क्या, कोई उठा होगा क्या, तो वक्रता त्रिज्या होगी नहीं। इसलिए कहावत भी है कि समतल की वक्रता त्रिज्या जिंदगी में नहीं मिलेगी, उसके अंदर कोई उठाव मिलेगा ही नहीं, जिंदगी निकट जी है, आपको इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं मिलेगी। इसलिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, अनंत होती है, इनफाइनाइट। आप ढूंढो ना इसकी, ये जैसे बोर्ड समतल है, इसकी वक्रता त्रिज्या ढूंढो तो आप अनंत पे जाके मिलेगी, अनंत का मतलब कभी मिलेगी नहीं। तो याद रहे, याद करने का तरीका बताया। तो अगली बात यहां पर समतल दर्पण की विशेषताओं में, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र तेरी त्रिज्या, अभी वक्र है ही नहीं तो इसकी त्रिज्या कहां से, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अनंत को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट अंग्रेजी के। अच्छा, और कभी सुना भी होगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, या यूं कह दीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। कभी सुना होगा ये आपने। तो बताइए, जब मैं कह रहा हूं कि इसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से लिखते हैं, अनंत होती है, तो बताओ इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत, क्योंकि अनंत का आधा भी अनंत ही होगा। तो याद रहे, अगली विशेषता नंबर 8, समतल दर्पण की फोकस दूरी। ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है जो मैं लिख रहा हूं, याद रहे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी भी कितनी होती है, अनंत होती है। अच्छा, अगली बात, थोड़ा से बोर्ड बड़ा सुगला चल रहा है, ये सुगला से हो रहा है, ये मिटता नहीं है साफ, इसलिए थोड़ी सी ऐसी बात है ये। अगली जो बात आती है समतल दर्पण की विशेषता नंबर 9, समतल दर्पण का आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है
कितना छोटा बड़ा दिखाई देता है। अब आप कहोगे गुरुजी समतल दर्पण में तो जितने हम होते हैं वैसा ही दिखाई देते हैं, हम 6 फुट के तो दिखाई भी 6 फुट के, तो आवर्धन क्या होगा इसका? तो आवर्धन होता है इमेज बटे ऑब्जेक्ट। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में भाग दो किसका? बिंब का। तो बिंब का आकार बटे प्रतिबिंब का आकार, या यूं कह दीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ऊपर प्रतिबिंब होता है, नीचे बिंब होता है। तो आवर्धन को मैग्नीफाइंग, और इसका फॉर्मूला होता है आई बटे ओ, इमेज बटे ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बटे बिंब। याद रखो आई ओ, तो याद रहे आवर्धन m बराबर आई ओ। और बताओ समतल दर्पण में जितना ऑब्जेक्ट होता है, यदि हम 6 फुट के ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु बिंब, तो बताओ प्रतिबिंब 6 फुट का, तो 6 बटे 6। अरे हम 6 फुट के और हमारा प्रतिबिंब 6 फुट का, तो बताओ आवर्धन कितना होगा? 1 होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है। समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन 1 होता है, 1। क्वेश्चन आता है समतल दर्पण का आवर्धन होता है 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, या 1 से छोटा होता है। बच्चे मन में जो टेपते हैं क्यों जानते नहीं है। और आवर्धन याद रखें इमेज बटे ऑब्जेक्ट। इमेज का मतलब प्रतिबिंब में दे दो बिंब के ऊंचाई का भाग। और आप जानते हो कि बिंब अर्थात हम भी 6 फुट के और हमारा प्रतिबिंब 6 फुट का है, तो 6 बटे 6 आवर्धन कितना आएगा? 1 होता है। उतार लीजिएगा एक बार जल्दी से ये समतल दर्पण की और विशेषताएं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी भी अनंत होती है, और इसका आवर्धन 1 होता है। जल्दी करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो खटाखट। अच्छा आगे देखो, आप लाइट ऑफ कर रहा हूं मैं। अब एक बात यहां पर आती है न्यूमेरिकल के लिए। यदि बात करें कि समतल दर्पण में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं, तो आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं, उसमें एक आंकिक प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो आंकिक प्रश्न क्या है कि जब समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं, उनके बीच में कोई वस्तु है, जैसे ये कोई समतल दर्पण माना, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों समतल दर्पण मान लो एक बार के लिए, और इनके बीच में ये एंगल है, ये बीच में एंगल है, और इनके बीच में कोई वस्तु, ये रही वस्तु, ये मार्ग है वस्तु, ये दिख रहा है ऐसे ये, और ये 2 समतल दर्पण, बीच में कोई वस्तु है। तो ये जो वस्तु है इसके कितने प्रतिबिंब इनमें दिखाई देंगे, तो यहां पर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी यदि बात करें तो आरटेट 2012-13 के अंदर इसमें से न्यूमेरिकल बोर्ड ने पूछा था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। मैं अच्छे से इसको एक बार बता रहा हूं। टेलीग्राम चैनल पर इसके आपको नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। जिस प्रकार से आपको लगातार हर वीडियो के नोट्स वहां पर मिल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी लिंक रहिएगा, साइंस फर्स्ट टेलीग्राम चैनल। जिस प्रकार से आप अन्य चीज को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, सिमिलरली टेलीग्राम ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें और उस पर सर्च करें साइंस फर्स्ट। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका आपको लिंक दिया हुआ है। तो यहां पर मैं बात बता रहा हूं, समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हुए हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं, एवं इनके मध्य कोई वस्तु है, एवं इनके मध्य कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या अच्छे से समझ लेना। मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, जैसे एक समतल दर्पण ये रहा, एक समतल दर्पण ये रहा, इधर पॉलिश इधर भी पॉलिश, सही है। अब यहां पर इनके बीच में कोई वस्तु है, जैसे दोनों हाथों के बीच में कोई वस्तु है, यही बोल रहा हूं मैं। अच्छा, वस्तु बीच में भी हो सकती है, जैसे ये मारकर दोनों हाथों के, दोनों दर्पणों के बीच में, एक बार मैं कहूं ये दोनों दर्पण है उनके बिल्कुल बीच में। यदि एकदम बीच में, जब तो बोलते हैं सममित अवस्था, क्या बोलते हैं? सममित, जैसे यहां पर बिल्कुल है। लेकिन यदि वस्तु यहां होती, मतलब मारकर किसी एक दर्पण के इधर होता, पास में होता, दूसरे से दूर है, या इसके पास में लेकिन इससे दूर है, तो उसको बोलते हैं असममित अवस्था। याद रहे, सममित का मतलब बिल्कुल सिमेट्री पर है, सिमेट्री मतलब दोनों से बिल्कुल बराबर दूरी पर, अर्थात बीच में है वस्तु दोनों दर्पणों से। लेकिन यदि एक के ज्यादा नजदीक है, दूसरे से ज्यादा दूरी पर है, उसको बोलते हैं असममित अवस्था। यहां पर दोनों के बिल्कुल बीच में है, तो इसको बोलेंगे सममित अवस्था, तो ये सममित अवस्था है। लेकिन यदि वस्तु यहां होती है, यहां होती, तो उसको बोलते हैं असममित अवस्था। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। और प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र 360 बटे थीटा माइनस ए, ये होगा। कब होगा? मैं 3 बातें बता रहा हूं यहां पर। दूसरा, प्रतिबिंबों की संख्या, मैं आपको ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए इसलिए मैं 3 बार लिखूंगा इसको।
प्रतिबिंबों की संख्या, फिर लिख रहा हूं मैं 360 बटे थीटा ही होगा -1। एक बार और लिखूं और एक बार और लिखूं। आप कहोगे गुरुजी 3 बार ये क्यों लिख रहे हो, कोई सुरती लेख लिख रहे हो आप? अरे आप कोई सुरती लेख लिख रहे हो भाई, जो आप 3 बार लिख रहे हो। ये इसका कारण है 3 यहां पर कंडीशन है। अब देखो मैंने यहां पर स्पष्ट लिख दिया, यदि कोई दो समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हैं, उनके मध्य में कोई वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंबों की संख्या परीक्षा में पूछता है। इसमें से न्यूमेरिकल टेस्ट 2012 में पूछा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होता है, ये कब लेते हैं, ये दोनों एक जैसे फॉर्मूले लग रहे हैं, इसमें मैंने -1 नहीं करा। ये कब लेते हैं, जब 360 में थीटा का भाग देने पर सम पूर्णांक आए। समय पूर्णांक है, मतलब आपको कोई परीक्षा में कोण देगा कि दो समतल दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो आप क्या करोगे, 360 में थीटा अर्थात 60 का भाग दो। माना दो समतल दर्पणों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, बोलो ये 60। तो आप 360 में थीटा अर्थात 60 का भाग दिया, और भाग देने पर यदि सम संख्या है, संपूर्णांक का मतलब पूर्णांक है, और संपूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8। ये भाई, तो यदि ऐसी संख्या आई, जैसे यहां पर भाग देने पर 6 आ रहा है, तो संपूर्णांक ही है, तो फिर आपको -1 करना है। तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, फिर आपका उत्तर आएगा 360 बटे थीटा -1। तो बताओ 360 में थीटा का भाग दिया, तो बताओ कितना हो, ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, तो 360 बटे, सवाल में बताओ कौन कितना था, 60 -1, तो बताओ कितना हो गया, डायरेक्ट बोलूं 6 -1, बताओ कितना हो गया, 5। बताओ प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र 360 बटे थीटा -1 कब होगा, जब 360 में थीटा का भाग देने पर, पहले चेक किया करूं कि 360 में थीटा का भाग देने पर सम संख्या आ रही है क्या, और सम संख्या यदि पूर्णांकित आ रही है, तो आपको फिर -1 करना है। 360 में 60 का भाग दिया, या मैंने पूरा कर दिया, चाहो तो आप इसमें से डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, 360 बटे 60 6 -1 5, या मैंने पूरा कर दिया। तब इस फॉर्मूले को काम में लेना है। अब आप कहोगे दूसरा फॉर्मूला कब काम में लेना है, तो देखो आप सेकंड भाग, यदि भाग पूरा नहीं चाहिए पॉइंटों में, तो समझ में आ गई ये चीज आपके। जैसे यदि एक क्वेश्चन आया हुआ है महिला सुपरवाइजर के अंदर, जरा क्वेश्चन सुनिएगा, दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है, समकोण पर है, एक ही बात है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है समकोण पर, तो बताओ लंब समकोण है, बताओ कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 360 में थीटा का भाग दो, तो बताओ क्वेश्चन में थीटा कितना है, बोलो 90। कितनी बार गया, 4 बार। 4 क्या है, संपूर्णांक। तो बताओ प्रतिबिंब संख्या का सूत्र यही लगेगा, और बताओ कितना हुआ, 360 बटे थीटा। अरे 360 बटे थीटा ही तो है, ये आपके कितना आया, 4। तो 4 में से 1 घटेगा, तो 4 -1, बताओ प्रतिबिंब संख्या कितनी आई, बोलो 3। समझ आई नहीं आई? तो जब आपके 360 में आपको जो कोण दे रखा है उसका भाग देने पर, पहला काम ये करना है, भाग देने पर यदि सम संख्याएं आती है, तो प्रतिबिंबों की संख्या में से हमेशा क्या करना है, -1 करना है। क्लियर है चीज? अच्छा, अब आगे की बात, यदि 360 में थीटा का भाग देने पर भाग पूरा नहीं जिया है, भाग देने पर भाग पूरा नहीं जिया है, भाग दशमलव में जिया है, दशमलव संख्याओं में जिया है, पूरा नहीं जिया है तो पॉइंटों में जाएगा। तो अभी आपको यही करना है, और इसका अगला पूर्णांक मानना है। आप कहोगे कैसे, जरा समझ लेना एक बार के लिए। तो यहां पर थोड़ी सी मैं जगह कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, तो यहां तक तो आपके एक बार इसको उतार लीजिएगा। अब ये तीसरी वाली बात भी बताऊंगा, अब ये दूसरी वाली बात पर ही है। एक बार इसको उतारो ऊपर वाली चीज को, कि जब दो समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके मध्य कोई वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंबों की संख्या की 3 स्थितियां अलग अलग होती है। इसलिए ये भी फॉर्मूला लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये दोनों तो सेम है, और ये फिर इसमें -1 नहीं करते। कौन सी ऐसी स्थिति है जब -1 नहीं करते, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। ये तो समझ में आ गया होगा कि पहली स्थिति कब काम में लेते हैं, पहली स्थिति तब काम में लेते हैं जब 360 में थीटा का भाग देने पर, बताओ संख्या कैसी आती है, जल्दी बोलो, सम संख्या आती है। अच्छा, यदि दशमलव में आता है, संख्या में पूरा भाग नहीं जा रहा, दशमलव में आती है, तो अभी -1 लेना है। जैसे क्वेश्चन आता है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच में 50 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण है। तो क्वेश्चन में थीटा कितना दे रखा है, 50। तो बताओ 360 में 50 का भाग दो, तो भाग देंगे 0 0 कट गया, 5 का भाग देंगे, 5 संतो 35, 5 संतो 35, कितना बचेगा, 1, और पॉइंट 2। तो बताओ पॉइंटों में गया ना 7.2, तो बताओ सूत्र यही लगेगा। तो बताओ कितना आएगा सूत्र, ये 360 बटे थीटा ही तो है।
क्योंकि आपको कोण कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे 360 बटे थीटा निकालो। तो 360 बटे थीटा कितना निकला 7.2। तो बताओ उत्तर आएगा 7.2 माइनस 1 6.2। लेकिन इसको याद रखें, इसको अगला पूर्णांक मानते हैं। तो 6.2 को डायरेक्ट क्या बोलोगे 7। ये गणित का नहीं है कि 6.2 बराबर 6, ये कोई पूर्णांक कितना नहीं कर रही। 6 पॉइंट होते ही, अब कुछ भी पॉइंट होते ही अगला मानेंगे। तो बताओ प्रतिमोक संख्या कितनी आ गई 7। यदि यहां पर फॉर एग्जांपल आपके घटाने पर 6.9 आते तो भी प्रतिमोक संख्या 7, 6.5 घटाते तो भी प्रतिमोक संख्या 7, और 6.1 आ रहा है प्रतिमोक संख्या 7। मतलब 6 पॉइंट कुछ भी आते ही अगला उसको अपन अंक मान लेते हैं। समझ में आ गई क्या? तो जब आपके पूरा भाग नहीं जा रहा, पॉइंटों में जा रहा है दशमलव में, तो भी याद रखें आपको 360 बटे थीटा माइनस क्या करना है 1। लेकिन सवालों में सबसे पहले क्या करना है बोलो बच्चों, 360 में किसका भाग देना है आपको थीटा का। सम संख्या है तो अभी -1 करना है, पॉइंटों में भाग जा रहा है तो अभी क्या करना है -1 करना है। तो आपके समझ में आ गई होगी। यदि दो समतल दर्पणों के मध्य कोण कितना है 50 डिग्री, तो बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहां पर कितने प्रतिबिंब बने बोलो, 360 में थीटा अर्थात 50 का भाग दिया 7.2, और बताओ 360 बटे थीटा मतलब 7.2, ये निकला हुआ है 7.2 -1 6.2। अगली संख्या मानेंगे 6 पॉइंट के बाद में जस्ट अगली, तो पॉइंट लगते अगली मानेंगे, तो 6 के बाद में अगली संख्या क्या पड़ी बोलो 7। ये गणित की तरह कोई पूर्णांकित नहीं करे, 6 पॉइंट होते ही अगला जंप करके यहां पर आ जाएंगे। समझ में आ गई? जैसे कि सवाल मारा है 3.1 तो क्या बोल लोगे 4, 3.9 होते तो अभी क्या बोलते 4। समझ में आ गई क्या? अच्छा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो सवाल है आपके, ये आपके कि समतल दर्पण यदि 50 डिग्री कोण पर है तो उनके मध्य प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, ये आपके टेट 2012 में आया हुआ सवाल है। तो यहां पर मैं इस सवाल को जरा लिखना चाहूंगा कि यदि क्वेश्चन है ये टेट 2012 में, चूंकि यही न्यूमेरिकल आया था इसलिए मैंने कहा था यदि दो समतल दर्पणों के मध्य, समतल दर्पणों के मध्य 50 डिग्री का कोण है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ये सवाल था। संख्या क्या होगी तो कर लोगे। थीटा कितना दे रखा है 50। फर्स्ट ऑफ ऑल 360 में 50 का भाग दो, थीटा का मान 360 बटे थीटा 7.2 आया, और 7.2 आया तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या, मैंने कहा था जब दशमलव आए तो अभी प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस क्या होगा 1 होगा। तो 7.2 माइनस 1 6.2, इसको कितना मान लेंगे 7 मान लेंगे। तो सवाल समझ में आ गया होगा आपके। तो दोनों स्थितियां समझ में आ गई होगी आपकी कि दोनों स्थितियां क्या क्या है। तो याद रखें कि जब ये क्वेश्चन आया था 50 डिग्री कोण पर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी हुई है, तो समतल दर्पण और वस्तु के मध्य में, समतल दर्पण वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो समतल दर्पण में वस्तु के कितनी प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अच्छा, अब देखो आप इसमें तीसरी स्थिति और बच रही है, आप कहोगे इसको कब काम में लेंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र तो यही है 360 बटे थीटा माइनस 1। सम संख्या आए 360 में थीटा भाग देने पर ये आएंगे, पॉइंटों में आए तो अभी यही करेंगे -1। अब ये कब करेंगे। अच्छा, कोई कहे गुरुजी विषम पूर्णांक आए, जैसे आपको 360 में थीटा का भाग देने पर 360 में थीटा का भाग देने पर 1 3 5 7 ऐसे विषम संख्याएं आए तो क्या करेंगे। विषम पूर्णांक है तो क्या करेंगे। तो ध्यान रखना, फिर तो बात आई, तो उसमें आपको देखना है कि वस्तु सम्मित है असम्मित। सम में तो कोई दिक्कत नहीं है, सम पूर्णांक में तो चाहे वस्तु सम्मित हो चाहे असम्मित हो -1 ही करना है प्रतिबिंबों की संख्या। पॉइंटों में भी आपको चाहे सम्मित कहे चाहे असम्मित यही करना है। लेकिन याद रखना बच्चों, जब विषम पूर्णांक आए मतलब 360 में थीटा का भाग देने पर विषम संख्याएं आए, तो विषम संख्याओं में याद रखना यदि सम्मित अवस्था में है वस्तु, क्या है सम्मित अवस्था में, तो आपको -1 करना है, और यदि वस्तु असम्मित अवस्था में है तो -1 नहीं करना है। तो बताओ ये कंडीशन कब काम में आएगी, जब 360 बटे थीटा का भाग देने पर बताओ संख्या कैसी आती है बोलो बच्चों, विषम पूर्णांक प्लस वस्तु कैसी होनी चाहिए बोलो असम्मित। याद रखना यही फॉर्मूला, जब 360 में थीटा का भाग देने पर, मैं लिख रहा हूं स्पष्ट रूप से, विषम पूर्णांक आ रही है प्लस असम्मित है, सॉरी विषम पूर्णांक प्लस सम्मित है,
तो यही करना है, लेकिन विषम पूर्णांक प्लस असममित वस्तु कह रहा है तो फिर -1 नहीं करना है प्रतिबिंबों की संख्या में। और सम पूर्णांक में तो चाहे सममित हो असममित हो यही करना है। पॉइंटों में भी प्रतिबिंबों की संख्या यही होगी। तो याद रखें प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1 ही होती है, चाहे संपूर्णांक में कोई भी स्थिति हो, सममित असममित। विषम पूर्णांक में सममित आए 360 में थीटा का भाग देने पर विषम संख्याएं आए और वस्तु कौन सी अवस्था में, सममित अवस्था में, तो -1 ही करना है। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि यदि वस्तु असममित अवस्था में और आपको 360 में थीटा का भाग देने पर आपके विषम पूर्णांक आ रहा है जैसे 1 3 5 7, तो फिर आपको -1 नहीं करना। जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगी ये अंतिम और तीसरी स्थिति। इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, सवालों में कई बार सममित असममित नहीं बोलता है, वो सममित असममित कई बार नहीं बोलता है। तो यदि नहीं बोलता है तो फिर आप वस्तु को सममित ही माने। जिन सवालों में सममित असममित नहीं बोले तो क्या बोलोगे, सममित ही बोलोगे। तो मैंने तीनों स्थितियां याद कर लें। प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र तो यही है 360/θ-1, 360/θ-1, यही काम में आती है। ये दो स्थितियां ज्यादातर। तीसरी स्थिति कब काम में लोगे, जब 360 में दिया हुआ कोण थीटा का भाग देने पर कैसी संख्या आनी चाहिए, विषम पूर्णांक प्लस सवाल में अलग से क्या लिखना पड़ेगा उसको, असममित। तो फिर आपको प्रतिबिंबों की संख्या में -1 नहीं करना, फिर आपको 360 बटे क्या करना है, थीटा ही करना है। समझ आ गई। अब जरा क्वेश्चन, यदि दो समतल दर्पण, अरे मर्रे, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 72 डिग्री का कोण है तो बनने वाले, तो उनके मध्य स्थित वस्तु के, तो उनके मध्य वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। बोलो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आ गया। आप क्या करोगे बताओ। सबसे पहले कितना डिग्री का कोण है, बोलो 72। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बताओ 360 में थीटा का भाग दो, तो 360 में किसका भाग देंगे, बोलो 72 का। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहां पर 5 बताओ क्या है, जल्दी बोलो। 5 कैसी संख्या है, जल्दी बोलो, विषम पूर्णांक। सवाल में कुछ नहीं बोला ना, सममित असममित कुछ नहीं बोला, तो बताओ अपन क्या मानेंगे, मध्य में रखी हुई है। वैसे भी मध्य का मतलब सममित है। यदि ये मध्य भी नहीं कहता कि उनके दोनों दर्पणों के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखी हुई है, तो याद रखें यदि कुछ नहीं कहता तो फिर वस्तु को क्या मानेंगे, बोलो सममित मानेंगे। और बताओ सममित में बताओ आपके 360 में थीटा का भाग देने पर विषम पूर्णांक, और बताओ इसमें कहीं पर भी अलग से असममित नहीं बोला, तो बताओ कौन सा लेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1। ये देखो लिख रखा है कि विषम पूर्णांक आए प्लस सममित है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, बोलो 360/θ। और बताओ थीटा कितना है, यहाँ पर 360/θ कितना है, बोलो 5 - 1। तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, बोलो 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। हाँ, इसी सवाल में यदि ये कहता कि यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 72 डिग्री का कोण है और उनके मध्य वस्तु इस प्रकार स्थित है, उनके मध्य वस्तु असममित अवस्था में, ये कह देता। अब बताओ असममित अवस्था में है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अब बताओ क्या करोगे। तो आपने काम तो वही करोगे, 360 में किसका भाग दोगे, थीटा का। कितनी बार गया, 5। विषम है, लेकिन विषम के साथ सवाल में क्या बुलाया, जल्दी बोलो, असममित। तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 360/θ ही रहेगी, -1 नहीं करना। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा, बोलो 5 ही होगा। समझ में आ गई क्या। अपवाद केवल एक जगह है, वापस बोल रहा हूं, एक बार अंतिम बार दोहरा रहा हूं। आपको कब -1 नहीं करना, जब 360 में दिया हुआ कोण का भाग देने पर विषम पूर्णांक आए प्लस सवाल में अलग से क्या बोलेगा, असममित। सम पूर्णांक में कुछ नहीं है, -1 करोगे। सम में तो चाहे सममित कहे चाहे असममित कहे। दशमलव में कोई भी सवाल आए -1 ही करना है। प्रतिबिंबों की संख्या में 360/θ-1, 360/θ-1। लेकिन यदि 360 में थीटा का भाग देने पर विषम संख्याएं आए 1 3 5 7 विषम पूर्णांक आए प्लस सवाल में उल्लेखित है कि वहां पर असममित अवस्था है, तो फिर आपके प्रतिबिंबों की संख्या में -1 नहीं करेंगे। फिर बताओ क्या करोगे, 360/θ ही करोगे। समझ में आ गई ये चीज, अच्छे से समझ में आ गई होगी। 3 आपको मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है कि पहली स्थिति संपूर्णांक में हमेशा यही होगा,
विषम पूर्णांक प्लस सममित अवस्था है तो भी यही होगा। हाँ, विषम पूर्णांक प्लस असममित अवस्था है तो फिर ये होगा, फिर -1 नहीं करना। और दशमलव में भी कोई दिक्कत नहीं, -1 करेंगे। बस दशमलव में ध्यान क्या रखना है कि जब घटाएंगे तो जो भी आएगा जस्ट उससे अगला पूर्णांक मान लेंगे। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इसके आपको न्यूमेरिकल जो है ये परीक्षा में चूंकि पूछा हुआ है तो ये आपको मैंने बताया कि ऐसे वहां पर क्वेश्चन आया, तो टेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है कि आपके आगे इस रीड के अंदर भी आ जाए। तो ये है प्रतिभाओं की संख्या का सूत्र। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा यहां पर, जल्दी से देखो क्योंकि वीडियो के अंदर मेमोरी थोड़ी सी मोबाइल में लो है, वीडियो डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। मीरा, अब आप कहोगे गुरु जी तो लड़की का नाम है मीरा। मीरा समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मीटर की दूरी पर खड़ी है, सवाल बता रहा हूं, दूरी पर खड़ी है। वह समतल दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। मीरा के जच गई, पहले 5 मीटर दूरी पर खड़ी थी, जच गई, 1 मीटर दूरी चली। तो मीरा व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो? मीरा व उसके प्रतिबिंब, मीरा का प्रतिबिंब दिखाई देगा समतल दर्पण में, प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? सवाल जरा ध्यान दें, दूरी क्या होगी? क्वेश्चन, मीरा समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, वह समतल दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तो मीरा व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? जरा देखो एक बार जल्दी से। ये यहां पर समतल दर्पण है, मीरा खड़ी है, दिस इज मीरा। बताओ ये दूरी कितनी है समतल दर्पण से? बोलो 5 मीटर। मीटर छोटा है तो बताओ पक्का है इसका प्रतिबिंब 5 मीटर दूरी पर ही दिखाई देगा। यहां तक क्लियर है चीज? अच्छा, अभी मीरा की क्या जची है? 1 मीटर आगे खिसक गई, तो मीरा यहां आ गई 1 मीटर आगे, ये माना 1 मीटर यहां से। अब बताओ मीरा की समतल दर्पण से दूरी कितनी रह गई? बोलो 4 मीटर। तो जब मीरा समतल दर्पण 4 मीटर दूरी है तो पक्का इसका प्रतिबिंब बताओ कितनी दूरी पर होगा समतल दर्पण से? बोलो 4 मीटर। तो यही क्वेश्चन पूछा है, मीरा और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ कितनी हो गई? 4 और 4 कितनी उत्तर आएगा? बोलो जल्दी से, 8 मीटर। तो ये इसका क्या आ गया? बोलो उत्तर। एक बार वहां पे समझ लीजिएगा, मीरा समतल दर्पण से कितनी दूरी पर? 5 मीटर पर। तो बताओ मीरा का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? 5 मीटर पर। मीरा कितनी चली? 1 मीटर। तो बताओ दर्पण से दूरी कितनी रह गई मीरा की? 4। और प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से कितनी रह गई? 4। क्योंकि जितनी दूरी मीरा की होगी उतनी उसकी प्रतिबिंब की होगी। बताया था मैंने समतल दर्पण की विशेषता कि समतल दर्पण के आगे वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतनी दूरी पर ही होता है। तो 4 और ये भी 4। तो बताओ मीरा से, यही तो क्वेश्चन पूछा है, मीरा व उसके प्रतिबिंब, ये मीरा रही क्योंकि 1 मीटर चल के मीरा यहां आ गई, तो दर्पण से दूरी रह गई 4 और इसका प्रतिबिंब भी बताओ यहां से यहां तक कितनी दूरी पर? 4। तो मीरा और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई? बोलो 8 मीटर हो गई। आगे बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद में एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं और इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर इसको टाइप करके इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है और एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आता है कि बच्चे वास्तविकता में गंभीरता से यहां पर पढ़ते हैं और लगता है कि वास्तविकता में बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि 60 डिग्री कोण पर झुके, 60 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के मध्य, दो समतल दर्पणों के मध्य एक विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब रखा जाता है। तो विद्युत बल्ब रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? आप कहोगे गुरुजी सवाल तो है लेकिन 4 ऑप्शन तो दो। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, ABCD कर देता हूं ताकि इजी रहेगा आपको टाइप करने में भी। A B C में है 4 और D में है 6। क्वेश्चन में वापिस बोल रहा हूं, 60 डिग्री कोण पर झुकी, 60 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच यदि एक विद्युत बल्ब को रखा जाता है
तो बल्ब के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो बल्ब के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। 7 है कि 5 है कि 4 है कि 6 है? अच्छा, तो ये आप इसके अंदर बताइएगा। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, यदि दो समतल दर्पण, अलग से मैं बता देता हूं, यदि दो समतल दर्पण समांतर है और समांतर बीच में कितना कोण है? 0 डिग्री। तो बताओ बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? जैसे एक दर्पण इधर एक दर्पण इधर, मॉल के अंदर अपन जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा अपन खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे दिखाई देते हैं, इधर भी इधर भी। तो समांतर है तो उनके बीच में कोण कितना बोलो? 0। तो 360 में 0 का भाग दो, बोलो कितना आएगा? अनंत। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत में से चाहे एक घटाओ चाहे मत घटाओ, कितना आएगा? अनंत। अरे अनंत में से एक घटा देंगे तो भी अनंत ही आएगा। प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र क्या बताया था मैंने? जब जनरली सूत्र कौन सा लेते हैं? 360 बटे थीटा माइनस 1। केवल एक जगह माइनस 1 नहीं करते, कब? जब भाग देने पर विषम संख्या आए और वस्तु असममित अवस्था में आए। तो यदि एक क्वेश्चन आता है कि दो समतल दर्पण यदि समांतर है, उनके बीच में कोई वस्तु है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो उत्तर कितना आएगा आपका? अनंत आएगा। अच्छा, समतल दर्पण के जहां तक उपयोग की बात है, तो उपयोग की बात अपन सभी जानते हैं। लुकिंग ग्लास, मुंह देखने के शीशों में, ड्रेसिंग टेबलों में ये आपके उपयोग होता है। इसके अलावा समतल दर्पण से प्रकाश की किरण को मोड़ते हैं। आपने कभी देखा दर्पण को अपन सूरज के प्रकाश में करते हैं तो चिल्का पड़ता है, ऐसे किसी के मुंह की तरफ करते हैं वो चिल्का, तो प्रकाश को मोड़ने में काम में आता है। इसके अलावा तो याद रखें ड्रेसिंग टेबलों में ये सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे लिखा हुआ। इसके अलावा बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप के अंदर, परिदर्शी, इसमें 3 समतल दर्पण काम में लेते हैं कैलिडोस्कोप के अंदर, 60 डिग्री कोण पर झुके रहते हैं, बहुरूपदर्शी। परिदर्शी पनडुब्बियां में काम में आता है परिदर्शी, उसमें समतल दर्पणों को काम में लेते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक जो होते हैं ये प्रकाश की किरण को मोड़ने में काम में लेते हैं। तो इस समतल दर्पण के मेनली उपयोग है ड्रेसिंग टेबल अर्थात मुंह देखने के शीशों में, बहुरूपदर्शी और परिदर्शी में। तो दोस्तों आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था समतल दर्पण। एक महत्वपूर्ण टॉपिक था और इसके बारे में आपको मैंने संपूर्ण यहाँ पर नॉलेज देने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार देख लें और इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आगे फिर आपसे एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।